सो हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करती हूँ हमारे आज की ज़ेनोक्रो.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स डिस्कस करेंगे जो अक्सर कैंसर पहले से प्रिपेयर्ड है, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे और बाद में आप लोग के क्वेश्चंस को भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी को ये बताना इंग्लिश जा सके। मैं आप सब जल्दी से ज़ेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बता देना चाहती हूँ। आप सब चाहिए क्योंकि उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स उनके साथ क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको आज के सेशन में डॉक्टर मनीष मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डॉक्टर मनीष कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ यूनिट ऑन्कोलॉजी एट has more than 15 years of experience. He has extensive expertise in treating wide range of cancers, including lung cancer, breast cancer, blood cancer, and several GI cancers, among others. He shall be talking about the below in this session. So we'll be discussing about early signs and symptoms of different types of cancers, preventing the chances of recurrence after treatment, things to ask to your oncologist after cancer diagnosis, and much more. So इसी के साथ हम लोग तो am I audible? Yes sir, हम आपको good evening for your kind introduction and inviting me here at Zen Onco, and I think you people are doing a great job bringing the physicians and patients together and helping the patients apart from the medicine as well. So how would you like me to speak? You will be asking the questions and then I will have to speak. यस सर, हमने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, सो पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सो सर, सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन की सर आपके हिसाब से कैंसर क्या है एंड अगर डायग्नोज होता है तो कैसे हैंडल करना चाहिए? ओके, सो कैंसर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नॉर्मली हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स के जो भी बॉडी है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जो भी सेल्स होते हैं दे कीप ऑन डिवाइडिंग। पुराने सेल्स दे डाई ऑफ एंड नए सेल्स जो हैं वो बनते जाते हैं। पुराने सेल्स एक समय पे आके डिवाइड करना बंद कर देते हैं और कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है। सो दैट कि ये जो रिप्रोडक्शन है सेल्स का, ये जो सेल्स के डिवीजन का जो प्रोसेस है, ये ओवरशूट नहीं करता है ग्रोथ को, कि नए सेल्स बनेंगे, पुराने सेल्स खत्म हो जाएंगे, उनका एक डेफिनेट लाइफ पीरियड होता है, देन दे स्टॉप। तो ऑन द अदर हैंड व्हाट इज हैपनिंग इन कैंसर में सेल्स दे आर ग्रोइंग, वो डिवाइड हो रहे हैं, बट दे आर नॉट स्टॉपिंग, सो दे आर नॉट dying at the time at which they should die. So जब भी सेल्स ग्रो हो रहे हैं वो स्टॉप नहीं कर रहे हैं, डेथ नहीं हो रही है सेल्स की, तो उसके वजह से जो भी ऑर्गन है, जिस भी ऑर्गन के सेल्स में इस तरीके की म्यूटेशन हो गई है जिसकी वजह से उसमें डिवीजन हुए जा रहा है, बट वो डेथ नहीं हो रही है सेल की, तो वो एक मास फॉर्म कर देते हैं, बिकॉज इट इज एक्सेस ग्रोथ। एक मास फॉर्म कर देते हैं। जो मास होते हैं ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो गांठें शरीर में नॉर्मल गांठें भी होती हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बचपन से किसी को गांठ है और वो अडल्टहुड तक वैसी ही है, उसके अंदर कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो दे आर कॉल्ड एज बिनाइन लम्प, BENIGL। ऑन द अदर हैंड कुछ गांठें ऐसी होती हैं जो लगातार कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जाती हैं अगर उनका हम लोग इलाज नहीं करते, और अपने ऑर्गन से हटके दूसरे ऑर्गन्स में चली जाती हैं, जिसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर एक ऐसी गांठ है जो सेल्स के द्वारा बनी हुई है और बहुत सारे सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं और उनकी डेथ नहीं हो रही है सेल्स की, और वो एक मास फॉर्म कर देते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने लग जाते हैं। तो गांठें बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, बिनाइन और कैंसरस। दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका?
सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ही तब डायग्नोसिस हो जाता है तो क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए डायग्नोसिस को? ओके, सो ये काफी इम्पोर्टेंट है। हमारे आसपास हम लोग देखेंगे कि मतलब पहले, आज से 5 साल 10 साल पहले की बात करें तो कैंसर वर्ड सुनाई नहीं पड़ता था इजीली। लेकिन आज की डेट में 2022 में जब हम लोग बैठे हैं और आज से 10 साल के बाद, तो हर एक घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी ना किसी को जरूर जानता होता है जिसको कैंसर है। या तो किसी नियर एंड डियर को होगा, या किसी रिलेटिव को होगा, या आपके किसी फ्रेंड के किसी फ्रेंड को होगा जिसको आप जानते होंगे कि उसको कैंसर है। तो इतना कॉमन हो गया है। तो इसके लिए बात करनी इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल कम्युनिटी में, पब्लिक में, कि कैंसर के क्या क्या साइंस हैं और किस तरीके से अगर कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो उसको हैंडल किया जाए। तो इसमें एक तो कैंसर इज द ओनली डिसीज जिसके अंदर आपको बहुत ही विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। जैसे ही डायग्नोसिस कैंसर का आता है तो कुछ लोग तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब एक जो बोलते हैं कि गले के नीचे बात नहीं उतरना। तो मतलब ये मेरे को हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मतलब शॉक्ड वाली स्टेज कई सारे लोग हो जाते हैं। एंड इट इज ट्रू बिकॉज इट इज सच अ बैड डायग्नोसिस टू हैव। तो मेंटल विल पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इस तरीके की कोई भी डायग्नोसिस है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए, सलाह लेनी चाहिए डेफिनेटली। कई बार लोग आसपास के लोगों की सलाह लेते हैं, डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। तो डॉक्टर मैक्सिमम टाइम किसी भी गांठ का सीटी स्कैन या पेट स्कैन करते हैं, एक बायोप्सी करते हैं आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए, कोई भी जर्नी पेशेंट की डिसाइड करते हैं। तो पेशेंट और डॉक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बनता है, स्पेशली कैंसर के पेशेंट में, क्योंकि बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स का इलाज सालों साल चलता जाता है, लंबे समय तक चलता है, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल। तो ऐसा डॉक्टर चूज करें जो आपको एक पर्सनल बॉन्डिंग के साथ आपको ट्रीटमेंट दे सके। जी सर, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से इतना डिटेल में बताया। सर एक ये क्वेश्चन कॉमन होता है दैट जो कैंसर्स हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, उनकी क्या कुछ स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो पहले से नोटिस किए जा सकते हैं? तो कैंसर के काफी सारे साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो कि अगर इनिशियल टाइम पे हम कोशिश करें, अगर मतलब किसी भी कैंसर के पेशेंट से आप बात करेंगे जो लेट स्टेज में जिनको डायग्नोसिस हुआ है कैंसर का, वो बताएंगे कि हाँ हमारे शरीर में ऐसा कुछ ना कुछ होता था, हम लोगों ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो जैसे कई सारे अलग अलग प्रकार के कैंसर के अलग अलग साइन सिम्टम्स होते हैं, और वो बहुत ही सटल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिनको अगर आप टाइमली रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप उसको टाइमली पकड़ सकते हैं। और अगर अर्ली स्टेज के अंदर कैंसर आप पकड़ सकते हैं तो इलाज भी बेहतर होता है और पेशेंट के पूरी तरीके से ठीक होने के चांसेस भी होते हैं। तो सपोज जैसे अगर हम हेड एंड नेक से बात करें, मुंह के कैंसर से बात करें, तो मुंह के अंदर कोई भी इस प्रकार का छाला जो महीने भर से ठीक नहीं हो रहा है, अदरवाइज कैसे होते हैं, छाले हुए ठीक हो गए, तो ऐसा कोई भी छाला जिसमें पेन नहीं है, स्पेशली पेनलेस कोई भी अगर छाला है मुंह के अंदर और वो ठीक नहीं हो रहा है महीने भर तक, तो उसकी जरूर एक बार जाके दिखाना चाहिए, स्पेशली उन लोगों में जो स्मोकिंग, अल्कोहल या टोबैको का सेवन करते हैं। इसी तरीके से शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ जिसमें पेन नहीं है, तो लोगों, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जब भी लोग आते हैं तो उनको लगता है कि अरे इसमें तो पेन ही नहीं था, तो ये कैसे कैंसर हो गया। तो पेनलेस लंप के कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। पेनफुल जो कैंसर होते हैं, लोग सुनते हैं कि कैंसर से बहुत पेन होता है, तो वो एंड स्टेजेस के अंदर पेन होना शुरू होता है, अर्ली स्टेजेस में नहीं होता है। गले के अंदर अगर वॉइस बॉक्स का कैंसर है, स्मोकर्स में अक्सर हो जाता है, तो गले में एक खराश है जो कि महीने भर से 2 महीने से ठीक ही नहीं हो रही है, या गले की आवाज बैठी हुई है जो महीने भर से ठीक ही नहीं हुई है, तो लोगों को लगता है कि ये कोई ठंड बैठ गई है या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, जबकि वो गले का कैंसर है जिसके वजह से आवाज बैठी हुई है। तो रिट्रोस्पेक्ट में अगर जाके सोचेंगे कि ये आवाज 1 महीने से क्यों बैठी हुई है, 1 महीने कौन सा वायरल इन्फेक्शन चलता है, कोई सा वायरल इन्फेक्शन नहीं चलता है। लेकिन लोग उस चीज को समझना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते कि हमें कैंसर हो गया। खाने की नली का कैंसर है, ईसोफेजियस कैंसर जिसको बोलते हैं, तो खाने में कुछ भी खाना खाएंगे वो अटकना शुरू हो जाता है।
तो अर्ली स्टेजेस में कैंसर का पता लगाना संभव है। लंग कैंसर की बात करें, लंग कैंसर जो फेफड़े के कैंसर होते हैं, वो सिमिलर साइन और सिम्टम्स ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स में आते हैं या निमोनिया के पेशेंट्स में आते हैं, जैसे कि खांसी होना, लंबे समय तक खांसी होना, जो कि टीबी का भी एक लक्षण हो सकता है। खांसी में खून आना, जो कि टीबी का एक लक्षण हो सकता है। छाती में पानी का भर जाना, प्लूरल एफ्यूजन जिसको बोलते हैं, वो भी टीबी का लक्षण हो सकता है। सेम इसके भी लक्षण होते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे ही नहीं कि ये कैंसर हो सकता है, तो उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। तो सोचना भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा निमोनिया या खांसी में खून जो कि महीने भर से ठीक नहीं हो रहा है, वो कैंसर हो सकता है। इसी तरीके से महिलाओं में बात करें तो 50 साल की एज के बाद जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं महिलाओं के, जब मेनोपॉज आ जाता है, उसके बाद अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाना, तो वो एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। मतलब ये छोटा सा साइन है, अगर आप इसको रिकॉग्नाइज करें तो। कि 50 साल के जब ब्लीडिंग बंद हो गया, तो फिर दोबारा से ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट होना चाहिए। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब बच्चेदानी का कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है। लैट्रिन या पेशाब में खून आना, तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि लैट्रिन में खून आना है, तो डॉक्टर बोल देता है, अरे ये तो पाइल्स हो गया है, पाइल्स हो गया है, हेमोरॉइड्स हो गया है। बहुत दिनों तक लोग, कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों तक केवल पाइल्स का सोच के इलाज करते रहते हैं, उनको एक्चुअली में बड़ी आंत का कैंसर होता है। तो एक साइन बॉडी ने दिया, लेकिन उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ना उसकी जांच कराई। महिलाओं में स्पेशली 40 साल के बाद अगर ब्रेस्ट में कोई भी गांठ है या आर्मपिट में कोई भी गांठ है, तो वो कैंसर का एक साइन सिम्टम हो सकता है। जी सर। तो सर, एक ये क्वेश्चन था आपसे दैट अक्सर जब डायग्नोसिस हो जाता है तो जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट्स जो सुनने में आते हैं वो होते हैं कि सर्जरी हो गई, कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया। तो अक्सर जब पेशेंट्स ये सुनते हैं ना तो मन में थोड़ा डर आ जाता है, काफी लोगों को हो जाता है कि अरे ये ट्रीटमेंट्स तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी या बहुत डिफिकल्ट होंगे। तो इन ट्रीटमेंट्स के लिए पेशेंट्स अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं? देखिए, ये डेफिनेटली एक लंबा वाला इलाज होता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की सर्जरीज या अलग अलग प्रकार की कीमोथेरेपी या अलग अलग प्रकार की रेडिएशन ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मेंटली स्ट्रांग होना ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोगों को थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन शॉक के बाद एटलीस्ट आपको अपने आप को स्ट्रांग उभरने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट साथ रहता है। सिमिलरली जो कैंसर के ग्रुप्स होते हैं, कई सारे आप सपोर्ट ग्रुप्स में इंटरनेट पे देखेंगे तो वो मिल जाते हैं, या जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में भी हमारे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवर्स हैं जो 15 साल 20 साल से ठीक हैं, तो उनसे एक मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा एक सही और अच्छा हॉस्पिटल या डॉक्टर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर के इलाज के अंदर आजकल पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हर एक पेशेंट को सर्जरी नहीं चाहिए, हर एक पेशेंट को रेडिएशन नहीं चाहिए, और हर एक पेशेंट को कीमोथेरेपी नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी अगर बात करें तो सर्जरी के अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट हो गए हैं। पहले के ज़माने में जब सर्जरी करा करते थे तो बहुत सारा टिश्यू लॉस हुआ करता था, बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम का लॉस हो जाता था, फंक्शनल लॉस होता था पेशेंट्स को। आजकल मिनिमल ऑपरेटिव मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज करते हैं, की होल सर्जरीज करते हैं, जिससे पेशेंट के फंक्शनल इम्पेयरमेंट होने के चांसेस कम होते हैं। कीमोथेरेपी पहले 10 साल 15 साल पहले बात करें तो इस प्रकार की होती थी कि उनसे साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते थे। साइड इफेक्ट के लिए कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता था। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी वॉमिटिंग की मेडिसिन है, जिससे पेशेंट को ना के बराबर वॉमिटिंग्स होती हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिससे इम्यूनिटी कम नहीं होती, इम्यूनिटी ठीक रहती है। तो 20 साल पहले की मेडिसिन और अभी की मेडिसिन में फर्क है। रेडिएशन ट्रीटमेंट में बहुत जबरदस्त अच्छा फील्ड ओपन हुआ है। नई तरीके की मशीन्स आ गई हैं, जो पहले कोबाल्ट मशीन्स होती थी जिससे बहुत सारे रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स होते थे, वो कम हो गए हैं। और नया टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी पेशेंट्स के लिए आ गई है, जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है,
और बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो तैयार करने के लिए अपने आप को सोशल सपोर्ट ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे स्पेशलिस्ट से राय लेना जो कि आपकी जर्नी को पूरा ठीक से निभा सके, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सर, तो जैसे अभी आपने बताया साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो उसी की बेसिस पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती थी कि सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स होते क्या हैं जो अक्सर वो लोग फेस कर सकते हैं ट्रीटमेंट्स के दौरान, स्पेशली जो कीमोथेरेपी हो गया या रेडिएशन थेरेपी हो गया। देखिए, जो इसके अंदर साइड इफेक्ट्स तो ऑर्गन वाइज ही हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या क्या ट्रीटमेंट की मोडालिटी यूज करी गई है उसके हिसाब से ही बोल सकते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर मोस्ट कॉमन, जैसे अगर फीमेल्स होती हैं उनकी सर्जरी करते हैं ब्रेस्ट की, तो आर्मपिट की भी सर्जरी करते हैं, एक्जिला की सर्जरी करते हैं। एक्जिला की सर्जरी की वजह एडिमा बोलते हैं, वो बहुत कॉमन हो जाता है। शोल्डर डिस्फंक्शन भी कॉमन हो जाता है, शोल्डर को पूरी तरीके से मूवमेंट में नहीं ला पाते हैं। कुछ पेशेंट्स को क्रोनिक पेन भी इस तरीके के चेस्ट वॉल वगैरह में हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप कुछ पेशेंट्स का अगर कोलन का या बड़ी आंत का सर्जरी हुआ है, तो बड़ी आंत की सर्जरी के बाद इंटेस्टाइन की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाती है, डाइजेस्टिव इश्यूज कई बार पेशेंट्स को हो जाते हैं। रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन आजकल बहुत ही अलग प्रकार से किया जाता है। टेक्निक्स है, नई नई टेक्निक्स, जिनको IMRT IGRT बोलते हैं, जिससे जो नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू है जो जो कि कैंसरस नहीं है, उसको बचाया जा सकता है। पुराने जमाने में जैसे फर्ज करें, बहुत कॉमनली हम लोग ओरल कैविटी के लिए रेडिएशन देते हैं, ओरल कैंसर्स के लिए रेडिएशन देते हैं। तो उसकी वजह से जो मुंह के अंदर सलाइवा बनाने वाले जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड है, जिससे कि मुंह के अंदर थूक बनता है, तो वो ड्राई अप हो जाता है। लेकिन आजकल जो नई टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर इस साइड इफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है। मुंह के अंदर थूक ना बनना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट परेशानी वाला इशू हो जाता है लॉन्ग टर्म में, जो भी कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं। इसी तरीके से रेडिएशन के और भी कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। एक तो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि लोकल एरिया में जहाँ पे रेडिएशन मिलता है वहाँ पे वो कलर चेंज हो जाना, स्किन का थोड़ा सा जल जाना। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट रेडिएशन के कई बार सेकंड मेलिग्नेंसी, सेकंड कैंसर्स हो जाते हैं। सर्जरी से जो साइड इफेक्ट सर, बिल्कुल अभी अभी आई थिंक यू लॉस्ट योर वॉइस, जस्ट अ सेकेंड। हेलो। यस सर, सो वी कैन तो हेयर यू नाउ। हाँ, तो सर्जरी के साइड इफेक्ट्स इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि कितना एक्सटेंसिव सर्जरी किया गया है, क्या क्या ऑर्गन्स उसमें से निकाले गए हैं। और कीमोथेरेपी की अगर बात करते हैं तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स मेनली जो सबसे कॉमनली कम प्रॉब्लमेटिक होते हैं वो है वॉमिटिंग, जिसके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है। इसी तरीके से सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कि इम्यूनिटी का कम हो जाना, TLC या प्लेटलेट जो कि डेंगू के अंदर कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स का कम हो जाना। एक्चुअली कीमोथेरेपी से जो भी कैंसर के सेल्स हैं वो तो उनकी तो डेथ होती ही होती है, अच्छे सेल्स की भी डेथ हो जाती है। इसलिए हीमोग्लोबिन का कम हो जाना एक साइड इफेक्ट है। बाल चले जाना, कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ पेशेंट्स को डायरिया हो जाता है, कभी कभार स्किन का रंग काला हो जाता है, फोटोसेंसिटिविटी हो जाती है, हल्का फुल्का लिवर का डिसफंक्शन या किडनी का डिसफंक्शन हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी ट्रीटमेंट या जो कुछ भी डोजेस हम लोग यूज करते हैं कीमोथेरेपी की, वो पेशेंट के हाइट, वेट, एज के अनुसार ही यूज करी जाती है। सब पेशेंट्स के लिए सेम डोजेस यूज नहीं करते। इसकी वजह से इन सारे के सारे साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम से कम किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट पेशेंट्स के अंदर कम से कम रह जाते हैं। कुछ एक मेडिसिन हैं जो जिसकी वजह से थोड़ा हार्ट कभी कभार वीक हो सकता है या नसें वीक हो सकती है, न्यूरोपैथी उसको बोलते हैं।
तो ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हमें मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो पेशेंट्स भी अल्टीमेटली बहुत अच्छा रिकवर कर जाते हैं। जी सर, बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में बताया है साइड इफेक्ट्स के बारे में। आई एम श्योर कि कई लोगों को इससे काफी नई चीजें पता चली होंगी। तो सर एक मेरा ये क्वेश्चन था कि ट्रीटमेंट के बाद जो कैंसर रेकरेंस बोलते हैं, अब कैंसर रिलैप्स जिसको बोलते हैं, वो एग्जैक्टली क्या होता है और उसका मतलब कैंसर रिलैप्स होने के चांसेस कितने रहते हैं कॉमन कैंसर्स में? देखिए, इसको एक वर्ड में बताना बहुत डिफिकल्ट है, एक वर्ड पे इसको नहीं बताया जा सकता है। कैंसर के रिलैप्स होने के चांसेस बहुत हद तक कई अलग अलग चीजों पे डिपेंड करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किस स्टेज पे कैंसर को ऑपरेट किया गया है। तो फर्ज करें कि एक पेशेंट है जिसका स्टेज 1 पे ऑपरेशन हुआ है, और एक पेशेंट है जिसका स्टेज 3 पे ऑपरेशन हुआ है। तो स्टेज 1 वाले पेशेंट का अगर ऑपरेशन हुआ है एज कम्पेयर टू स्टेज 3, तो उनका चांस रिलैप्स होने का कम है। तो ऐसा देखा गया है कि अर्ली स्टेज के अंदर अगर पकड़ में आ जाता है और ट्रीटमेंट पूरा पेशेंट्स लेते हैं, तो रिलैप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, कितनी डिलीजेंटली डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है, कितनी डोजेस पूरी तरीके से गई हैं या नहीं गई हैं। बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर्स जैसे हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जिसको एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर और हार्मोन रिसेप्टर, HER2 न्यू रिसेप्टर बोलते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर वाले जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर रिलैप्स होने का चांस कम होता है। इसी प्रकार से जो HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, इनके अंदर रिलैप्स होने का चांस ज्यादा होता है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, चांस कम होता है, ज्यादा होता है रिलैप्स होने का। यंग एज के अंदर अगर कैंसर आया है तो रिलैप्स होने का चांस ज्यादा होता है। ओल्ड एज में अगर कैंसर आया है तो रिलैप्स होने का चांस कम होता है। ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। कुछ एक टेक्निकल टर्म्स भी हैं, जैसे कैंसर के अंदर लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन था या नहीं, या लिम्फ नोड के अंदर कैंसर गया था नहीं। तो इस तरीके से इसको एक शब्द में बता पाना, एक लाइन में बता पाना मुश्किल है कि किस पेशेंट का रिलैप्स होने का चांस कितना है। अगर आप डिलीजेंटली डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करते हैं, अर्ली स्टेज के अंदर कैंसर पकड़ा गया है, तो रिलैप्स होने का चांस कम है। जी सर। तो सर इसी के बेसिस पे मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, कई पेशेंट्स पूछते हैं कि ऐसे कोई मेजर्स हैं जो वो लोग ले सकते हैं जिनसे रिकरेंस के चांसेस को कम किया जा सके? ऐसे कोई लाइफस्टाइल चेंजेस हो या कोई और मेजर्स? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आप समय समय पे डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। यूजली हम लोग ज़्यादातर पेशेंट को अर्ली 2 इयर्स या अर्ली 3 इयर्स में 3-3 महीने में देखना पसंद करते हैं, एग्जामिन चेकअप करना पसंद करते हैं। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। दूसरा, तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इम्यूनिटी आप अगर स्ट्रांग रखते हैं, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो कैंसर आने का चांस कम हो जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, धूमपान ना करना, शराब का सेवन नहीं करना, टोबैको यूज नहीं करना। क्योंकि देखिए, जो भी हेड एंड नेक के कैंसर्स होते हैं या जो भी लंग कैंसर्स होते हैं, स्टमक कैंसर्स होते हैं, जो अल्कोहल के कारण आए हैं या स्मोकिंग या टोबैको के कारण आए हैं, तो इस चीज से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इनका रिलैप्स होने का चांस बढ़ जाता है, सेकंड कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि न्यूट्रिशियस डाइट हो, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, और BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो मेंटेन है। कुछ एक कैंसर्स को देखा गया है, जैसे कोलोरेक्टल कैंसर है, बड़ी आंत के कैंसर हैं, या ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर जो बच्चेदानी का कैंसर होता है। ये देखा गया है कि जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं, ओबीज यानी कि मोटे पेशेंट्स होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनके अंदर वापस रिलैप्स होने का चांस ज्यादा होता है। तो रिलैप्स होने का जो रीजन है वो 2 प्रकार के रीजन हो गए। एक तो रीजन कि जो इनिशियल स्टेजेस थी कैंसर की, वो किस स्टेज पे डिटेक्ट हुआ, किस स्टेज पे सर्जरी हुई, ट्रीटमेंट हुआ। दूसरा, आपने डॉक्टर की एडवाइसेस ठीक से फॉलो किया नहीं। और तीसरा, जो उसके इंसाइटिंग फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो बीमारी आई है, उनसे आप दूर रहे या नहीं रहे, साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल रखा या नहीं रखा, और इम्यूनिटी आपने अपनी स्ट्रांग रखी या नहीं रखी। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो अभी मेडिकल साइंस को पता ही नहीं।
तो एक तरीके से थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का, ऑल्दो मेडिकल साइंस के इसमें लक बोलना थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो मेडिकल साइंस को भी पूरी तरीके से पता नहीं है कि किस पेशेंट में रिलैप्स होने का चांस कितना ज्यादा जी सर, बिल्कुल। सर एक ये क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि तब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा अब लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आयुर्वेदा हो जाता है, जिससे इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है और भी मतलब स्ट्रेंथ मिलती है बॉडी को, और भी थेरेपीज़ होगी जैसे कि मेडिकल कैनबिस होता है या अच्छी एक हेल्दी डाइट होती है। तो सर क्या ये भी हेल्पफुल होती हैं लाइक ट्रीटमेंट के बाद? हेल्पफुल होती हैं रिकरेंस के चांसेस कम करने में या इम्यूनिटी बढ़ाने में? देखिए, मैंने बोला आपको हेल्दी डाइट और इम्यूनिटी बिल्डअप करना, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आप कैंसर के रिलैप्स को थोड़ा सा चांसेस कम कर सकते हैं। कैनबिस का कोई ऐसा कोई भी फर्स्ट क्लास एविडेंस नहीं है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है या फिर कैंसर को साइड में कर सकता है। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जो हमारा जो साइंस और जो डेटा है वो सपोर्ट नहीं करता है आयुर्वेदा को, क्योंकि कोई फर्स्ट क्लास एविडेंस नहीं है हमारे पास। जो हम लोग कुछ भी ट्रीटमेंट एलोपैथिक में करते हैं वो किसी ना किसी जर्नल में पब्लिश्ड होता है या एफडीए से अप्रूवल होता है, इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है। इस तरीके की पद्धति के बारे में अभी बहुत ज्यादा हमारे पास डेटा नहीं है जिसके लिए मैं आपको 100% बोल सकूं कि आयुर्वेदा या कैंसर रिलैप्स होने में हेल्प होती है। लेकिन हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बीएमआई रखते हैं अच्छा, इम्यूनिटी अच्छी रखते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब लेते हैं, तो रिलैप्स होने का चांस कम हो जाता है। लेकिन इस तरह की कोई मेडिसिन अभी अवेलेबल नहीं, जिसके लिए कोई फर्स्ट क्लास हमारे पास सॉलिड प्रूफ नहीं है बोलने के लिए कि इस चीज से आपका कैंसर रुक जाए। जी सर। तो सर एक ये क्वेश्चन आया है हम पे चैट में, जो ज़ूम सेशन की चैट है, उसमें फैज़ल जी ये पूछ रहे हैं कि सडनली इन 1 मंथ दे गॉट 2 सीजर्स, देन उन्होंने एमआरआई स्कैन कराया जिसमें उनकी पॉसिबिलिटी आई है लो ग्रेड ग्लायोमा की एमआरआई स्कैन में, एंड उनकी ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री भी है कैंसर में। तो सर इसके ऊपर आप क्या अपनी मतलब क्या गाइड करना चाहेंगे? लो ग्रेड ग्लायोमा एक तरीके का ब्लड कैंसर, सॉरी ब्रेन कैंसर होता है, एंड इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को सर्जरी की जरूरत, सर्जरी न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन के पास जाके एक बार ओपिनियन लेना चाहिए डेफिनेटली। इसमें कोई डाउट नहीं है, लो ग्रेड ग्लायोमास इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एंड यस सर। सर एक और क्वेश्चन है दैट ट्रीटमेंट के 1 साल के बाद क्या वापस से पेट स्कैन कराना चाहिए? देखिए, हर एक कैंसर में पेट स्कैन की हर बार जरूरत नहीं होती है। अगर कोई सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तब पेट स्कैन कराइए, अदरवाइज सिंपल डॉक्टर के एग्जामिनेशन से और चेस्ट एक्सरे अल्ट्रासाउंड से काम चलाया जा सकता है। हर बार पेट स्कैन कराने का जरूरत नहीं होता है साल भर के बाद। अगर क्योर के लिए अगर बात कर रहे हैं, अगर अगर स्टेज 4 के कैंसर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कराना पड़ता है, लेकिन क्यूरेटिव इंटेंट वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनका क्योर हो चुका है उनको हर बार जरूरत नहीं होती। जी सर। तो सर हमारे पास अभी कुछ रिक्वेस्ट हैं, जो लोग आपसे डायरेक्टली कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। सो मैं हमारे सेशन की टाइमिंग के हिसाब से ही जल्दी से जल्दी उनके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो दीपक जी, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी दीपक जी, गुड इवनिंग। सर ये आपने अभी बताया ERPR पॉजिटिव में चांसेस कम रहते रिलैप्स के। हाँ जी, अभी हमारे केस में ऐसा हुआ है कि रिलैप्स हो चुका है। नहीं सर, मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि हम्म। ERPR जो पॉजिटिव कैंसर होते हैं उसमें रिलैप्स के चांसेस कम होते हैं, लेकिन उसके साथ ही कई और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि करेक्ट। ट्यूमर की इनिशियल स्टेज क्या थी, लिम्फ नोड का स्टेटस क्या था, लिम्फोवेस्कुलर इन्वेजन था या नहीं,
ट्यूमर का साइज कितना बड़ा था। तो बराबर। ये पेशेंट की एज क्या थी, ये हर एक पेशेंट के लिए वो नहीं है, डिफरेंट इसलिए डिफरेंट रहता है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि ये सारा का सारा डिपेंड, कुछ हद तक लक के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। करेक्ट। सेकंड थिंग आपने बताया टारगेटेड थेरापी। अभी हाँ जी। कौन सा लेटेस्ट टारगेटेड थेरापी अवेलेबल है ERPR पॉजिटिव HER2 इक्विवोकल के लिए? देखिए, HER2 इक्विवोकल को तो आपको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा फिश की हेल्प से। फिश टेस्ट किया है, नेगेटिव आया। हाँ, तो बेसिकली फिश नेगेटिव है तो HER2 नेगेटिव, तो इसके लिए आपका ERPR पॉजिटिव है और स्टेज 4 का PR ट्रीटमेंट पॉजिटिव है, PR नेगेटिव है, HER2 नेगेटिव। HER2 नेगेटिव। तो इसके लिए जो CDK4/6 इनहिबिटर्स हैं आजकल मार्केट में, वो वो भी हम फेल लोग हो बहुत गया। नहीं, वो फेल हो गया। वो फेल हो गए। तो उसके बाद फल्वेस्ट्रेंट दवाई यूज कर सकते हैं। अभी वही Fulvestrant- फुलवेस्टेंट का स्टार्ट किया है, उसके साथ में CDK4/6 स्टार्ट किया है। पूरा हाँ, वो बॉडी से क्लियर हो गया, सब हम्म, जाकर के मिल के इकट्ठा जाकर के लीवर में बैठ गया, हाँ, पूरा तो बॉडी में जीरो हो गया। अगर फल्वेस्ट्रेंट और CDK4/6 के बाद भी फायदा नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट स्टेप कीमोथेरेपी पे जा सकते हैं, या एक बायोप्सी के ऊपर NGS टेस्टिंग कर सकते हैं। उसमें एक म्यूटेशन चेक PIK3CA कर, पॉजिटिव आया हुआ है। PIK3CA पॉजिटिव है तो आप डॉक्टर से बात करें, एल्पेलिसिब नाम से दवाई है, वो यूज कर सकते वही हमारे डॉक्टर ने बताया कि उसकी साइड इफेक्ट इतनी खराब है कि करना वाजिब नहीं है। हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अगर PIK3 म्यूटेशन पॉजिटिव आया है तो पेशेंट को इस चीज का बेनिफिट देना चाहिए, और एल्पेलिसिब यूज करना चाहिए। जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मैनेज करे जा सकते हैं, ऐसा नहीं। उसमें क्या साइड इफेक्ट क्या आती है ज्यादा करके? ये मेरे ख्याल से सर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें तो बेहतर रहेगा। ओके इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइड इफेक्ट रहता है वो होता है शुगर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ओके। तो ये मतलब इस तरीके का फोरम नहीं है कि हम लोग ये सारे टेक्निकल ओके क्वेश्चन ओके। डिस्कस करें, यस क्योंकि यस। बाकी पेशेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं है इसका। ओके, थैंक्स। ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड थैंक यू सो मच दीपक जी, अपना जो आपका जो डाउट था वो क्लियर करने के लिए। प्रियादर्शनी जी, आप भी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो सर, नमस्ते हाँ सर। जी, नमस्कार। सर एक्चुअली मेरी सिस्टर को ओवरियन कैंसर हुआ था और उसका अभी ट्रीटमेंट खत्म हो गया है। और ओके, अभी हाँ सर, अभी जो पेट स्कैन किया था उसमें नॉर्मल आया है, कहाँ भी कुछ कैंसर नहीं है। तो ठीक सर है। अभी जो है जो हमारा उसके बाद अभी सर ट्रीटमेंट डॉक्टर बोले कि अभी ट्रीटमेंट खत्म हो गया, आप घर जाओ और 3 महीने में आपका फॉलो अप करना है। तो ठीक है। सर हम लोग घर में सब सोच रहे हैं दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, इसका और कुछ ट्रीटमेंट सर हो सकता है क्या? मतलब विकरांत नहीं होने का, किस तरह हमारा ट्रीटमेंट ठीक हुआ है कि नहीं इससे। आपको सेकंड ओपिनियन चाहिए बेसिकली ना? हाँ सर। सेकंड ओपिनियन आप जैन ओंको के थ्रू बुक कर सकते हैं। नहीं सर जैसे कि अभी तो नॉर्मल आया है, अभी ट्रीटमेंट कुछ लेना है या नहीं है, कुछ मेडिसिन वगैरह? उसके और लिए आपके डॉक्यूमेंट्स देखने होंगे। एक आपको अभी क्या क्या ट्रीटमेंट मिला है, सर्जरी और कीमोथेरेपी? हाँ सर, अब पहले एक्चुअली सर जब डायग्नोसिस तो पहले नहीं हुआ था, एक सिस्ट बोल के हुआ। उसके बाद सर 3 हमने पहले स्टेज क्या बताई थी उन्होंने? 3 केमो लिया, फिर सर्जरी हुआ। स्टेज थर्ड स्टेज बजे थे सर। थर्ड स्टेज क्या थर्ड सर। बताया था? स्टेज क्या थर्ड बताया स्टेज। था? हाँ जी, थर्ड स्टेज सर। थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज। तो थर्ड हाँ स्टेज सर। में एक नया ट्रीटमेंट है आजकल जिसको ओलापेरिब बोलते हैं। ओलापेरिब या रूकापेरिब नाम से दवाई आती है, उसको यूज किया जा सकता है 2 साल के लिए, ताकि कैंसर वापस आने का चांस कम हो जाए। तो अपने डॉक्टर से आप एक बार ओलापेरिब या रूकापेरिब नाम से दवाई है उसको नोट कर सकते हैं, आप उसके बारे में डिस्कस करिएगा। ये 2 दवाइयां हैं जो कैंसर वापस आने के चांस को कम कर देती हैं। लेटेस्ट अभी पिछले 1-2 साल में ही फार्मेसी में आई है मार्केट में, इससे पहले अवेलेबल नहीं थी। इसके बारे अच्छा में सर। बात करिए। हाँ सर, ये मेडिसिन का नाम हमने भी सुना था, पर डॉक्टर को एक पूछे थे। उन्होंने बोले कि HRD टेस्ट करो, अगर HRD टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो फिर दवाई देंगे, ऐसे बोले थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, एक HRD टेस्ट करके देख लीजिए।
HRD सर टेस्टिंग अगर एक्चुअली पॉजिटिव आती है तो फायदा होगा। सर एक्चुअली जो सर्जरी हुआ था उसमें मतलब सर्जरी के बाद जो मतलब ओवरी में ही दूसरे ओवरी में ही कैंसर सेल था। तो वो जो हुआ है उसका ब्लड तो उसमें नहीं हो रहा है टेस्ट, इसलिए सर वही प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर क्या करना है? नहीं, HRD के लिए तो टिश्यू चाहिए हो। हाँ सर, वही टिश्यू में जो ब्लॉक बना होता है ना एक, सर हम्म। उसमें तो एक मतलब जो सर्जरी के बाद जो बायोप्सी किए थे उसमें कहीं भी कोई कैंसर सेल नहीं था, सिर्फ था एक ओवरी में। तो उसमें वो जो जहाँ टेस्ट के लिए दिए थे उन्होंने बोला कि ये टेस्ट इसमें नहीं होगा। ये इनिशियल जो बायोप्सी हुआ था उसका टिश्यू नहीं बचा हुआ है? इनिशियल में नहीं सर, जो मतलब एक ही बायोप्सी हुआ था उसमें जो है वो उसका सर हम बीआरसीए कर लिए थे, इसलिए वो नहीं है। तो दूसरा अच्छा, जो उसका BRCA ऑपरेशन, कर लिया था। हाँ सर। तो जो एचआरडी में जो उतना उसमें से नहीं होगा बोल रहे हैं सर। तो फिर अगर नहीं देखिए, होगा तो सर अभी तो बेस्ट फायदा तभी होता है कि अगर HRD पॉजिटिव आ जाए या BRCA पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि दवाई के साइड इफेक्ट्स भी हैं। ब्लाइंडली किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते। हाँ लेकिन सर। अगर आप ज्यादा कंसर्न है तो रूकापैरिब जो दवाई है वो बिना HRD टेस्टिंग के भी दी जा सकती है। बिना HRD टेस्टिंग के रूकापैरिब दवाई यूज कर सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स काफी ज्यादा आते हैं उससे। तो हमारा मानना ये है कि जिन पेशेंट्स का HRD पॉजिटिव है उन्हीं को दी जाए। लेकिन अगर आप काफी ज्यादा कंसर्न है, आपके फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री है? सर कैंसर हमारा फैमिली में नहीं है, पर हमारे जो मम्मी के पापा हैं उनको कैंसर हुआ था, और मामा जी को भी कैंसर हुआ था सर, नहीं, उन्होंने पेशेंट के डेथ। ब्लड रिलेशन में है? मतलब मेरी बहन है पेशेंट, मेरी मम्मी को पापा को हुआ था, मतलब अज्जा बोलते हैं ना, हाँ, अज्जा तो देख आई। लीजिए, मतलब ये अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करिए रूकापैरिब के बारे में। वो बिना हाँ टेस्टिंग के सर। भी दी जा सकती है। ठीक है सर। ठीक है। तो थैंक यू सर, वही सर बोलना Uh, था। थैंक यू थैंक यू सो सो मच सर। मच सर, एंड थैंक यू सो मच प्रियदर्शनी जी। आई होप दैट आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा, एंड आप अपना नंबर यहाँ पे पर्सनल चैट पे सेंड कर सकती हैं। तो अगर आपको सेकंड ओपिनियन के लिए हेल्प चाहिए तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। शर्मा जी भी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं, एंड मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर बताना चाहूंगी, हमारा जो सेशन का टाइमिंग है वो अभी 7:45 तक ही है। तो अगर आप लोगों के डिटेल में क्वेश्चंस हैं या और लोग जिनके जितने भी क्वेश्चन हैं, हम लोग आप सब लोग को भी गाइड करेंगे। तो आप लोग की जो भी डाउट्स हैं आप चैट लिख दीजिए अपने नंबर, एंड इस इवेंट के बाद हम लोग आपसे कनेक्ट करके आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। मैं हमारा नंबर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ग्रुप चैट पे, आप लोग वहां से हमारा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। एंड मैं एक बार नंबर को वर्बली भी बोल देती हूँ, जो लोग चैट नहीं देख देख पा रहे हैं। तो हमारा नंबर 3070900। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर है 9930709000। तो आप लोग की जो भी डाउट्स हैं आप लोग इस पे शेयर कर सकते हैं। साथ साथ मैं जेना उनको कैंसर केयर की भी लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग के जो डाउट्स हैं आप उस पे भी पोस्ट कर एंड आपको वहाँ पे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सो शर्मा जी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं। शर्मा जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Hello, can you please hear me? यस यस। Yeah, sir, I don't know Hindi. Namaste. नमस्ते, यू कैन स्पीक इन Can you इंग्लिश। please explain in a... Yeah, thank you, sir. Sir, my father is aged 79, 79 completed, 80 is running. He is suffering from prostate cancer for last... शर्मा जी वी कैन नॉट हेयर यू। यू लॉस्ट योर वॉइस। Hello. यस, वी लॉस्ट योर वॉइस Yes, सर। sir. Yes, sir. Sorry, sir. In between some call came. So he's that the testes are removed. It was spreaded all over the body, sir. It is uh, then last he took radiation therapy, also followed by this one, the chemotherapy. Chemotherapy completed around 6 months back, sir.
last August only it was completed. The doctor advised to take this hormone tablet, enzalutamide. He's taking enzalutamide almost 4.5 months, 4.5 to 5 months. For 4 to 5 months. And now, yes, sir, 4 to 5 months he's taking enzalutamide. Enza. Yes, sir. The PSA came down from 3,879 to now 2 months back it was 24, sir. 1.5 months back it was 24. Maybe tomorrow or day after tomorrow, I am going to my native. I am going to check with the PSA level. So, what is your suggestion, sir? Shall I need to continue the enzalutamide continuously or any other? Because that is very costly tablet. You know, that is there any So cost-effective tablet or need to continue? Enzalutamide is a good drug, and it is available for I think 14,000-15,000 nowadays per month. So if you are okay with that cost, you should definitely continue with that enzalutamide. Otherwise, if you are not comfortable with that cost, then there is another tablet which comes in name of Abiraterone. The cost of the tablet is somewhere around. Sir, Abiraterone already. Sir, he has taken after testis removal. He has taken. He has taken that. Doctor told in that Abiraterone is resistant, sir, for him. It is he is resistant towards the enzalutamide. Then enzalutamide is the only drug which should be continued. If we do not have the choice of Abiraterone, then enzalutamide would be continued. Okay, doctor. I have only 2 doubts, sir. One is they have not removed that prostate thing, sir, where the source of the tumor. Once it is they removed only. So once there is this is a stage 4 disease, it does not make any point to remove the prostate gland. So prostate is not to be removed. It is a stage 4 disease. Okay. They have treated you in a right manner, sir. They have treated you in a right manner. Okay. So it is not possible to even. Sir, why that PSA level is keep on increasing? आपका आवाज बार-बार बंद हो जाता है, sir. You are not audible. Sorry, sir. The PSA. Sharma ji, we are not able to hear you. I request you to please share your contact number on the personal chat, and we shall arrange a consultation with Dr. Manish. So please share your contact number on the chat itself, so that we can guide you further, because we cannot hear you right now. या ओके सो मैं सबको बताना चाहूंगी कि हम लोग का ऑलरेडी टाइम एक्सीड हो गया है. वी कैन जस्ट टेक वन मोर डाउट, एंड आप लोग की बाकी जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आप नंबर पे शेयर कर सकते हैं. सीमा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं. Hello. Hi, sir. Hello. Actually, my mother had rectum cancer before, right? And she gone through the radiation and then surgery, and then she gone through the chemotherapy as well. So, Okay. and now the doctor just raised a doubt for reoccurrence of cancer in lungs. So in that case, what you are suggesting? So what procedure we need to follow in that case? So is the liver clear? Yeah, liver is clear, but yeah, but So she raised. Most of the time, the rectal cancer goes from the liver to the lung. So yeah, I think a separate scan for the liver should be done apart from PET scan. So she must have undergone a PET CT scan, right? Yeah, she gone through the. So most of the time it happens that the patient have the cancer both in liver and the lung. So a separate scan for the liver should be done, Okay. so as to clearly rule out that the
liver does not have any disease. And if Mhm. the disease is very limited to the lung only, and the disease is very smaller in size, in that case, the surgery of lung can be done. Mhm. But if it is Okay. multiple lung lesions or liver lesions, then only palliative chemotherapy can be given. Okay. So you have to So first. is that possible? So actually one of the hospitals, so there is a concern, but when we gone through the same test from another hospital, then they said so we don't have anything in So that. this is good. So you can, you got your PET CT scan reviewed from another hospital, right? No, Hello? we just collect books and other stuff, right? And then we submit it in another hospital. So that is what I am saying, that you had a second opinion on the PET CT scan, na? Yeah, PET CT scan as well as the blocks and slides. Blocks, so we know that it has got Yeah. cancer, but PET CT scan does not show any disease in lung in the other center. This is what you mean to say, na? नहीं PET CT scan में तो doubt था हमें. Then we have gone through the biopsy, right? But biopsy के जब एक hospital में करवाई, then there is that it seems like the cancer tumor disease, right? Tumor आप बात cells. कर रहे हैं, आपकी लंग से बायोप्सी हुई है पेशेंट हाँ की? जी, lung से biopsy है. अच्छा, तो उसके अंदर उन्होंने प्रूफ किया है कि ये कैंसरस है। हाँ जी. हाँ, तो ठीक है, फिर तो that means that the disease has spread to lungs. Okay. अब लंग के अंदर देखना पड़ेगा, सर्जन से बात करिए कि सर्जरी पॉसिबल है या नहीं। अगर Okay. सर्जरी पॉसिबल है तो लंग की सर्जरी करनी चाहिए, प्रोवाइडेड लिवर भी क्लियर है। लिवर का भी एक स्कैन करना चाहिए, अच्छा सा MRI Okay, स्कैन sir. करना चाहिए। अगर लिवर के अंदर बीमारी नहीं है और लंग वाली जो बीमारी है वो सर्जिकली रिसेक्टेबल है तो सर्जरी करनी चाहिए। और अगर Okay. सर्जिकली रिसेक्टेबल नहीं है लंग वाली बीमारी तो केवल कीमोथेरेपी करनी चाहिए। Okay. Okay, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। एंड सर मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए। सो इस इवेंट के बाद हम लोग आपको गाइड करेंगे आपके जो भी डाउट्स है उसमें जी। एंड मैं बाकी यस सर, मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दूं। अच्छा ठीक ओके है? सर, यस सर, ओके। ओके। सो मैं सबको बोलना चाहूंगी, अभी अमन जी, सीमा जी, आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, मैंने हमारा भी नंबर यहाँ पे शेयर कर दिया है। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप उस पे अपने डाउट्स और अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ प्लीज लिख दीजिए ताकि हम लोग सेशन के बाद आपको गाइड कर सकें। एंड मैं वापस से सर मैं आपको कहना चाहूंगी कि आज आप हमारे सेशन में आए, आपने इतनी सारी नॉलेज दी है एंड आई एम श्योर दैट इससे कई कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स की हेल्प हुई होगी। एंड सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने थॉट शेयर करना चाहेंगे zenonco.io में जो हम कैंसर पेशेंट्स की गाइड कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आज के टाइम पे कैंसर केयर जो है वो नीड है कैंसर पेशेंट्स की। सो आप अगर कुछ शेयर करेंगे हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। नहीं, ठीक है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब एंड मतलब होलिस्टिक केयर एक इम्पोर्टेंट है एंड गाइडिंग द कैंसर पेशेंट्स, मेकिंग द ग्रुप्स, दिस इज गुड थिंग। थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू सो मच सर दैट आपने इतनी अच्छे से सबको बताया। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन एल्स आल्सो। एंड हम लोग मैंने हमारा नंबर यहाँ पे शेयर कर दिया है, आपके जो भी डाउट्स हैं आप उस पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक या यू। टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर।
मैं सब लोग को बताना चाहूंगी कि मैं नेक्स्ट 2-3 मिनट्स के लिए भी सेशन में हूँ, तो आप लोग के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आप लोग मुझे चैट पे शेयर कर सकते हैं। सीमा जी, पल्लवी जी, मेरे को आपका नंबर यहाँ पे सेंड हो गया, शेयर हो गया है। सो इवेंट के बाद हमारी कैंसर कोच आपसे कनेक्ट करेंगे एंड आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। अमन जी, मैं आपसे भी बोलना चाहूंगी, आपने अपना हैंड रेज किया हुआ है, सो आपके जो भी डाउट है आप अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग आपसे कनेक्ट करके आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सके। या थैंक यू अमन जी, मुझे आपका नंबर भी रिसीव हो गया है एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप टू सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।